ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, मैं हूं प्रतिमा मिश्रा। दिन की बड़ी खबरों के साथ आइए शुरू करते हैं भारत की बात। शुरुआत उन खबरों से जिन पर विस्तार से करेंगे चर्चा। कल नीतीश कुमार की नई सरकार शपथ लेने वाली है। 8 बजे हम बात शपथ से आगे की करेंगे। शपथ के बाद नीतीश कुमार कौन से अग्निपथ पर चलने वाले हैं वो हम आपको दिखाएंगे। नीतीश कुमार का सीएम बनना तो लगभग तय था। डिप्टी सीएम के लिए पुराने चेहरों को क्यों रिपीट किया गया, बीजेपी के इस समीकरण का विश्लेषण आपके लिए होगा। भोपाल के एक रेस्टोरेंट में 20 नकाबपोश गुंडों ने अचानक हमला बोल दिया। खाना खा रहे लोगों पर डंडे तलवार चलाने शुरू कर दिए। क्यों अपराध के खिलाफ मोहन राज की कानून व्यवस्था का चेहरा ढका है, ये खबर भी आपके लिए होगी। और हर दिन की तरह रात 8:30 बजे आप मेरे साथ देखेंगे स्पेशल रिपोर्ट नीतीश थे, हैं और रहेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं और आज सबसे पहले बात नीतीश की नई सरकार और उसके सामने खड़े चुनौतियों के पहाड़ की करेंगे। नीतीश कुमार की नई टीम तैयार है। एनडीए विधायक दल की बैठक में मुख्यमंत्री के लिए नीतीश कुमार के नाम पर औपचारिक मुहर लग गई। डिप्टी सीएम के तौर पर दोनों पुराने चेहरों को रिपीट किया गया है। 2025 की नीतीश कैबिनेट में सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा ही डिप्टी सीएम होंगे। सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा पर दोबारा भरोसा जताकर बीजेपी ने जातीय और सामाजिक समीकरणों को ध्यान में रखा है। इसके अलावा माना जा रहा है कि बीजेपी को सबसे बड़ी पार्टी बनाने में इन चेहरों की भी बड़ी भूमिका रही। यही वजह है कि पार्टी का इन पर विश्वास बरकरार है। अब कल सुबह 11:30 बजे नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह होगा। ये शपथ नई नीतीश सरकार के लिए किसी अग्निपथ से कम नहीं होगी। कैसे? भारत की बात के डेटा टैबलेट के जरिए मैं आपको समझाती हूँ। तो नीतीश की नई सरकार के लिए चुनावी वादों की डिलीवरी करना आसान नहीं होगा। नई सरकार के सामने फ्रीबीज के लिए फंड्स जुटाना कड़ी और बड़ी चुनौती होगी। 5 साल में 1 करोड़ नौकरी देने का वादा नीतीश सरकार के लिए किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं होगा। चुनावी वादों की डिलीवरी के साथ राज्य में आर्थिक विकास के इंजन को रफ्तार देना नीतीश सरकार के लिए कांटों पर चलने के बराबर हो सकता है। सबसे बड़ी चुनौती बिहार से पलायन रोकने की है। पलायन के मुद्दे की चुनाव में काफी चर्चा भी रही। वैसे पद मिलने और सरकार बनाने तक तो सब कुछ अच्छा लगता है। गले में फूलों का हार और बधाइयों के संदेश नेताओं को काफी सुहाते हैं। लेकिन जब बारी जनता की उम्मीदों को पूरा करने की आती है तो अक्सर सरकारों की सांसें फूल जाती हैं। इसकी वजह यह भी है कि नेता वादा करने से पहले जरा भी नहीं सोचते। बस सारा फोकस सरकार बनाने पर होता है, बाकी सब बात के लिए छोड़ दिया जाता है। अब तो एनडीए की सरकार बन रही है और वादों की डिलीवरी का वक्त भी आ रहा है। लेकिन वादे पूरे कैसे होंगे, क्या कभी सोचा है? आज हम वादों की डिलीवरी का ही विश्लेषण करने वाले हैं। लेकिन पहले सरकार बनने से पहले सियासी गलियारों में चल रही हलचल की हाइलाइट्स आपको देखने चाहिए। कल गांधी मैदान पटना में ऐतिहासिक पूरे बिहार से लाखों लोग आ रहे हैं। देश के माननीय प्रधानमंत्री जा रहे हैं, भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी आ रहे हैं। कल का जो शपथ ग्रहण समारोह होगा ऐतिहासिक होगा। उस क्षेत्र की जनता का मैं हृदय से आभार और धन्यवाद देते हैं और नमन करते हैं कि माता पिता के रूप में वह धरती हमेशा हमको सेवा करने का अवसर दिया है और संरक्षित किया है। उनके चेहरे पे चुनाव लड़ा गया था, तो हम इस बात को मानना पड़ेगा कि जब वोटिंग हुआ तो लोगों ने उन पर भरोसा दिखाया, उस नेतृत्व पे भरोसा दिखाया। तो बड़ा नेचुरल सिलेक्शन है कि नीतीश जी आगे हमें लीड करेंगे। नीतीश कुमार जी फिर से हमारे मुख्यमंत्री के रूप में हम लोग के लिए, बिहार के लिए बहुत बड़ा है। प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, गृहमंत्री जी आ रहे हैं, कई नेता आ रहे हैं। सब लोग को देखने के लिए लोग जुटेंगे और नीतीश कुमार जी को पुनः आशीर्वाद देंगे। तो सरकार बनाने के अच्छे दृश्यों और बयानों के बाद अब वक्त कुछ मुश्किल चुनौतियों का है। बिहार में इस बार एनडीए को ऐतिहासिक जीत मिली है। पहली बार 89 सीटों के साथ बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनी है। माना जा रहा है कि इस बम्पर जीत में फ्रीबीज की बड़ी भूमिका है। मुफ्त वाली रेवड़ियों ने विपक्ष की जाति वाले समीकरणों को तोड़ दिया। मुफ्त वाली सौगातों के लिए जनता ने जाति धर्म से ऊपर उठकर वोट कर दिया। महिलाओं के खाते में 10,000 रुपए ट्रांसफर करना नीतीश सरकार के लिए गेम चेंजर जैसा साबित हुआ। अब जिन वादों से एनडीए को जीत का विटामिन मिला है, उन वादों को पूरा करना कड़वी दवा का घूंट पीने से कम नहीं होगा। कैसे? इस रिपोर्ट में देखिए।
इस बार तो और ज्यादा विकास हो। सीएम भी वही हैं, डिप्टी सीएम के चेहरे भी वही हैं, बस नई सरकार की चुनौतियां बदल गई हैं। क्योंकि जनता ने नई सरकार को जिन वादों पर चुना है, उनमें सबसे पहला और बड़ा चैलेंज 5 साल में 1 करोड़ नौकरियां और रोजगार देने का है। नौकरियों का वादा इसलिए भी अहम हो जाता है क्योंकि इसका सीधा कनेक्शन पलायन के मुद्दे से जुड़ता है। जब बिहार के युवा को अपने प्रदेश में ही नौकरी मिलेगी तो पलायन में कमी आएगी। पलायन बिहार की वो समस्या है जिसकी चुनाव में काफी चर्चा रही। पलायन वाली ट्रेन ने एनडीए को तो जीत की मंजिल तक पहुंचा दिया। जो लोग जीत वाली ट्रेन नहीं पकड़ पाए, वो हारकर भी पलायन पर बात कर रहे हैं। जिन बातों को लेकर वो सत्ता में आए हैं, बिहार में तरक्की हो, बिहार में भ्रष्टाचार से जो जनता जूझ रही है, भ्रष्टाचार खत्म हो, यहाँ पर लोगों के लिए रोजी रोजगार हो, और सबसे बढ़ के जो मुद्दा है पलायन का, बिहार से पलायन बंद हो। पलायन से सीधे जॉब के सवाल पर आते हैं और बताते हैं कि 5 साल में 1 करोड़ नौकरी देना नीतीश सरकार के लिए कितनी बड़ी चुनौती है। माना नीतीश सरकार 30,000 रुपए महीना की सैलरी पर 1 करोड़ सरकारी नौकरी देती है। इससे सरकार के आर्थिक खजाने पर 3,60,000 करोड़ रुपए सालाना का बोझ पड़ेगा। इस संख्या में इतने जीरो हैं कि एक बार में गिनना तक मुश्किल है। मान लीजिए सरकारी नौकरी ना देकर सरकार 60,000 करोड़ रुपए की लागत से कोई इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट लगाती है तो इससे सिर्फ 35,492 रोजगार पैदा होंगे। लेकिन क्या ऐसा करना नीतीश सरकार के लिए आसान होगा? अब 1 करोड़ जॉब्स में 2 चैलेंजेस हैं। पहले तो कितना खर्चा आ जाएगा, सरकार के पास उतना पैसा है क्या? दूसरा, क्या 1 करोड़ एम्प्लॉयज चाहिए? इसके अलावा नीतीश सरकार की दूसरी बड़ी चुनौती महिलाओं को 2 लाख रुपए तक की आर्थिक मदद के वादे को पूरा करने की है। चुनाव के दौरान एनडीए सरकार ने 1.5 करोड़ महिलाओं के खाते में 10,000 रुपए ट्रांसफर किए। अब योजना के मुताबिक महिलाओं को दी गई राशि का विश्लेषण होगा और जिन महिलाओं ने रोजगार के लिए इन पैसों का इस्तेमाल किया, उन्हें आगे 2 लाख रुपए तक मुहैया कराए जाएंगे। अब मान लीजिए कि सभी 1.5 करोड़ महिलाएं पात्रता पूरी करती हैं और सबको 2 लाख रुपए दिए जाते हैं, तो इस पर 3 लाख करोड़ का खर्च आएगा। अब सवाल ये है कि सरकार के पास इतना फंड कैसे आएगा, क्योंकि अगर बिहार में साल 2025 का सरकार का बजट देखें तो ये कुल 3,17,000 करोड़ का है। मतलब साफ है, सरकार के लिए इन योजनाओं को पूरा करना कतई आसान नहीं है। वो अलग बात है कि एनडीए के नेता बिहार में विकास के बड़े बड़े दावे कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी, बिहार के मुख्यमंत्री जी, दोनों का जो सुशासन से समृद्धि की ओर ले जाने का, विकसित बिहार बनाने का सपना है, परिश्रम के साथ बिहार की जनता के विश्वास पर खरा उतरने का प्रयास। और आने वाले समय में बिहार को विकसित बिहार बनाने में हम सब मिलकर काम करेंगे। फिलहाल बिहार की मौजूदा आर्थिक स्थिति देखकर चुनावी वादों की डिलीवरी आसान नहीं लगती। ऐसे में देखना होगा कि नीतीश सरकार इन वादों को पूरा करने के लिए कौन सी आर्थिक नीतियां अपनाती है। चुनावी वादों की डिलीवरी के साथ बिहार के आर्थिक इंजन को रफ्तार देना नीतीश सरकार के लिए टफ टास्क होगा, क्योंकि प्रदेश का राजकोषीय घाटा लगातार बढ़ता जा रहा है। संशोधित अनुमान के मुताबिक 2024-25 में राजकोषीय घाटा जीएसडीपी का 9.2% हो जाता है। ये जीएसडीपी के 3% के बजट अनुमान से कहीं ज्यादा है। फ्रीबीज को पूरा करने का बोझ इस घाटे में और बढ़ोतरी कर सकता है। यहाँ यह आंकड़ा देख लेना भी जरूरी है कि बिहार पर अन्य देनदारी की शक्ल में 3,61,000 करोड़ से ज्यादा का भार है। यहाँ भूलना नहीं चाहिए कि कई बीजेपी या एनडीए शासित राज्य ऐसे भी हैं जिन्होंने चुनाव के वक्त इसी तरह के वादे किए थे। खासकर महिलाओं को मदद के नाम पर जमकर फ्रीबीज दी गई थी। वादों के दम पर उन राज्यों में सरकारें तो बन गई, लेकिन अब वो सरकारें वादों को पूरा करने में नाकाम साबित हो रही। इसलिए सवाल उठ रहे हैं कि बिहार की एनडीए सरकार के पास वादों को पूरा करने का प्लान क्या है।
नीतीश कुमार को महिलाओं की बदौलत एक बार फिर ये मौका मिला है। नीतीश कुमार 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं। महिलाएं नीतीश कुमार की कोर वोटर रही हैं। माना जा रहा है कि महिला कैश ट्रांसफर स्कीम से नीतीश की किस्मत चमकी है। महिलाओं ने जाति धर्म का बंधन तोड़कर नीतीश को वोट दिया। अब क्या बदले में नीतीश कुमार महिलाओं को 2 लाख रुपए तक कैश ट्रांसफर का वादा पूरा कर पाएंगे? इस वादे को दूसरे बीजेपी या एनडीए शासित राज्यों की आर्थिक सेहत वाली कसौटी पर रखकर परखना भी जरूरी है। महाराष्ट्र में महायुति सरकार ने जून 2024 में मुख्यमंत्री माझी लाडली बहन योजना लॉन्च की। इसके तहत 1500 रुपए देने का प्रावधान किया गया। बाद में महिला लाभार्थियों का वेरिफिकेशन किया गया। अयोग्य पाए जाने पर 26,34,000 महिलाओं के नाम काट दिए गए। 2024-25 में योजना का अनुमानित बजट 46,000 करोड़ रखा गया। 2025-26 के लिए ये घटकर 36,000 करोड़ पर आ गया। 10,000 करोड़ की कटौती कर दी गई। यहाँ ये जान लेना भी जरूरी है कि महाराष्ट्र पर मार्च 2025 तक 8,12,000 करोड़ से ज्यादा का कर्ज है। अगर महाराष्ट्र जैसा बड़ा इकोनॉमी वाला स्टेट महिला कैश ट्रांसफर स्कीम को जारी रखने में मुश्किलों का सामना कर रहा है, तो उससे कम आय और बजट वाला बिहार इस वादे को कैसे पूरा करेगा? फिर भी ये सबसे बड़ा चैलेंज है, क्योंकि इतना नौकरी देना, साथ में जो फ्रीबीज दिया, स्टेट का आर्थिक स्थिति क्या होगा, ये देखने का स्थिति है भविष्य में। एक और बीजेपी शासित राज्य मध्य प्रदेश की बात करें तो साल 2024 में एमपी सरकार ने लाडली बहन योजना के लिए 18,984 करोड़ रुपए का बजट तय किया। साल 2025 में बजट को घटाकर 18,669 करोड़ रुपए कर दिया गया, यानी इसमें 315 करोड़ की कटौती कर दी गई। मध्य प्रदेश पर मार्च 2025 तक कर्ज का बोझ 4,81,000 करोड़ है। मतलब साफ है कि चुनावी वादों को पूरा करना सरकारों के लिए आसान नहीं रहा, लेकिन इस पर बात सरकार की शपथ के बाद होगी। फिलहाल तो बिहार एनडीए में बाहर है। कि पिछले 5 साल भी बहुत अच्छे से काम हुआ और ये जो आप तीनों जनों ने मिल के बिहार को एक रफ्तार दिया, लोगों में भरोसा जगाया, जिसका परिणाम ये एक तरफा रिजल्ट आपको देखने को मिल रहा है। तो ये जो सिनर्जी है, मुझे पूरा यकीन है कि आने वाले 5 साल में भी बनता हुआ नजर आएगा। वैसे सरकारों को ध्यान रखना चाहिए कि जनता की याददाश्त बहुत लंबी होती है। वो भूलती नहीं है कि नेताओं ने सरकार बनाने के लिए उनसे क्या वादे किए थे। ऐसे में अगर सरकार वादे पूरा करने में नाकाम रही तो जनता अगली बार नए वादों वाले नए चेहरों को मौका देने से चूकेगी नहीं। अब हम अपनी दूसरी खबर का रुख करते हैं, जिसके केंद्र में मध्य प्रदेश की कानून व्यवस्था है, जहां सरेआम बदमाश पुलिस को खुला चैलेंज कर रहे हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में 20 से ज्यादा बदमाशों ने कैफे पर हमला बोला, जमकर तोड़फोड़ की, कैफे में रखी कुर्सियों को तोड़ दिया। वहां बैठे लोगों की जान मुश्किल में फंस गई। इन बेखौफ बदमाशों ने मुंह पर कपड़ा बांध रखा था, हाथों में डंडे और तलवार थी। 1.5 मिनट में ही बदमाशों ने कैफे को बर्बाद कर दिया। राजधानी के बीचों बीच बदमाशों के इस खूनी तांडव ने पुलिस पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। सवाल है कि मध्य प्रदेश में बदमाश इतने बेखौफ क्यों हैं? क्या बदमाशों में पुलिस कानून का खौफ खत्म हो गया? बदमाश खुलेआम पुलिस को चुनौती कैसे दे रहा है? भोपाल के जिस कैफे में बदमाशों ने डंडे और तलवार लेकर तांडव किया है, वो कुछ दिन पहले ही खुला है। गुंडागर्दी का ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, लेकिन पुलिस अब तक खाली हाथ है। एक, 2, 3, 4, 5, 6 गिनते जाइए। पूरे 20 नकाबपोश बदमाश हैं, जिन्होंने महज 1.5 मिनट में मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल का चैन छीन लिया। किसी ने चेहरे पर कपड़ा बांध रखा है, किसी ने हाथों में डंडे ले रखे हैं, कोई तलवार लेकर लहू बहाने पहुंचा है। ये मोहन राज में खत्म होते कानून राज की तस्वीर है, जो बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा रही है।
बदमाशों ने तांडव मिसरोद थाने के मैजिक स्पॉट कैफे में मचाया है। सीसीटीवी की फुटेज में तारीख 18 नवंबर और समय शाम के 7:06 दिख रहा है। तभी कैफे के बाहर सड़क पर बदमाश एक एक कर इकट्ठा होने लगते हैं। जिस वक्त बदमाश बाहर इकट्ठा हो रहे थे उस वक्त कैफे में एक कपल बैठा था। तभी बेखौफ बदमाश भागते हुए कैफे में दाखिल होते हैं और लाठी डंडों और तलवार से तोड़फोड़ शुरू कर देते हैं। कैफे में बैठा कपल जान बचाकर भागता है। इसी दौरान एक बदमाश हाथों में तलवार लिए दिखता है जो वहां रखे सामान को तोड़ रहा था। जिस वक्त बदमाश आतंक मचा रहे थे उस वक्त कैफे का मालिक भी वहीं पर था। अब कैफे के अंदर लगे सीसीटीवी की दूसरी तस्वीर देखिए। वही बदमाश दिखता है जो तलवार लेकर बाहर तोड़फोड़ कर रहा था। ये चेहरे पर नकाब पहने गुंडे नहीं हैं, बल्कि मोहन सरकार में कानून राज के चेहरे पर पड़ा पर्दा है, जिसकी वजह से अब दिखना तक बंद हो गया है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में मंगलवार शाम 7 बजे करीब 2 दर्जन से ज्यादा नकाबपोश बदमाशों ने यहाँ पर मैजिक स्पॉट कैफे जो है उसमें तोड़फोड़ की। कैफे में तोड़फोड़ कल हुई थी, लेकिन टूटी कुर्सियां, टूटा सामान और दीवारों पर दिख रहे ये निशान हमले की गवाही दे रहे हैं। देखा कि कुछ बदमाश आए और इधर पे तोड़फोड़ करने लगी। मैंने पीछे से सारा नज़ारा देखा था। के पास तलवारें दिखी हैं और उसके बाद डंडे वंडे थे, काफी सारी चीजें थी। पुलिस ना तो अभी तक भोपाल का चैन छीनने वाले इन बदमाशों को पकड़ पाई है और ना ही ये पता लगा पाई है कि हमला क्यों हुआ। थक हार कर पुलिस अब रंजिश के एंगल से जांच कर रही है। तो पीछे से 8-10 तलवारें लेकर के, बेसबॉल के डंडे लेकर के 15-20 लोग आए और एकदम से टेबल पे वहां पर तलवार मारी। आतंक फैलाने वाले कुछ बदमाशों को कैफे मालिक ने पहचान लिया है, जिसके बाद पुलिस FIR दर्ज कर बदमाशों को ढूंढ रही है। कोई बाद में धमकी दे करके गए कि जान से मार देंगे ऐसा करके। जानते हैं आप जिनको? मैं जानता सर किसी को भी नहीं हूँ, लेकिन नाम पता चले कि कोई एक निखिल पटेल था और एक वासु गुप्ता है। अभी तक जो रेस्टोरेंट जो चाल है सक्षम गोस्वामी जो फरियादी है उनकी तरफ से इसमें हमने FIR इसमें हमने मारपीट तोड़फोड़ और आर्म्स एक्ट के अंतर्गत इसमें हमने मारपीट इसमें दर्ज किया है। इस बीच CM मोहन यादव को कानून व्यवस्था की नहीं, पर्यटन की चिंता सता रही है। उम्मीद करेंगे कि हमारे यहाँ पर्यटन का जो व्यवसाय है वो और तेज़ी से बढ़े, जिसमें खासकर ये जो नैसर्गिक सौंदर्य के केंद्र है यहाँ इसी प्रकार से और बढ़ाया जा सकता है। ये बहुत अच्छा है। मोहन जी, पर्यटन तो तब बढ़ेगा जब प्रदेश में घूम रहे इन गुंडों पर लगाम लगेगी। मोहन यादव जी, कैफे मालिक डरा हुआ है कोई जवाब? मोहन यादव जी, कानून व्यवस्था वेंटिलेटर पर है कोई जवाब? पर्यटन ही बढ़ाते रहेंगे या कानून व्यवस्था को भी सुधारेंगे? भोपाल झीलों का शहर है। बड़ी संख्या में टूरिस्ट साल भर यहाँ आते हैं। इसी तरह के रेस्टोरेंट में बैठकर खाना भी खाते हैं। सोचिए उन लोगों पर क्या गुजरी होगी जो यहाँ तोड़फोड़ के समय मौजूद थे। सवाल ये भी है, कैफे मालिक सक्षम से किसी की दुश्मनी नहीं तो फिर ये हमला क्यों हुआ? क्या इन बदमाशों का मकसद सिर्फ दहशत फैलाना था? क्या कैफे मालिक सक्षम कुछ छिपा रहा है? सवाल यह भी कि इन नकाबपोश गुंडों ने किसी के साथ लूटपाट भी नहीं की। कैफे मालिक सक्षम ने कहा है कि उसने घटना का वीडियो अपने दोस्तों को भेजा और उसके दोस्तों ने इन बदमाशों को पहचाना है। इसी आधार पर उसने FIR में कई लोगों के नाम लिखवाए हैं। राजधानी के बीचों बीच हुई इस घटना ने पुलिस को सवालों के कटघरे में खड़ा कर दिया है। कुछ दिन पहले भी भोपाल पुलिस सवालों में घिरी थी, जब पुलिस वालों ने उदित नाम के युवक को पीट कर मार दिया था। अब वक्त इस खबर पर सोशल मीडिया के ओपिनियन का है, तो आपको बता दें कि यूजर्स क्या लिख रहे हैं। यूजर्स लिख रहे हैं कि आम लोग डरे हुए हैं, ये प्रदेश की सुरक्षा व्यवस्था की नाकामी का प्रमाण है। मध्य प्रदेश के भोपाल में कानून व्यवस्था वेंटिलेटर पर है। भोपाल में गुंडे सरेआम तोड़फोड़ कर रहे हैं, कहाँ है कानून?
तो ये इस खबर पर सोशल मीडिया का नजरिया है। मैं नीतीश कुमार सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूं। मैं नीतीश कुमार जितनी भव्य ये जीत है उतना ही भव्य कल हम लोग का शपथ ग्रहण समारोह होने जा रहा है। ताजा तस्वीर तो इसी बात पर मुहर लगा रही है कि नीतीश थे, नीतीश हैं और नीतीश ही रहेंगे। बिहार की जनता को सीएम के तौर पर नीतीश का ये 10वां नमस्कार होगा। दरअसल नीतीश कुमार ने किसी और का नहीं बल्कि खुद अपना रिकॉर्ड तोड़ा है। वो पहले ही सबसे ज्यादा बार शपथ लेने वाले सीएम बन चुके हैं और 2025 के विधानसभा चुनाव में प्रचंड जीत दर्ज करके नीतीश कुमार 10वीं बार शपथ लेने जा रहे हैं। लेकिन कभी वो दौर भी था जब खुद उनकी ही पार्टी के शीर्ष नेता उन्हें नेतृत्व के योग्य मानने को तैयार नहीं थे। दिलचस्प बात यह है कि उस वक्त सत्ता के सिंहासन तक नीतीश कुमार के लिए रास्ता उनकी पार्टी के किसी नेता ने नहीं बल्कि सहयोगी दल के एक दिग्गज रणनीतिकार ने तैयार किया था और तब से लेकर अब तक नीतीश ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। ऐसा लगता है कि बिहार मतलब नीतीश कुमार हो गया है, वरना कहां किसी ने सोचा था कि नीतीश के नाम पर एनडीए बिहार में ऐतिहासिक जीत हासिल करेगा। आज नीतीश कुमार को एनडीए ने विधायक दल का नेता चुन लिया है और कल पटना के गांधी मैदान के भव्य समारोह में नीतीश कुमार शपथ लेंगे। आपकी स्क्रीन पर मौजूद ये तस्वीरें बुधवार शाम करीब 4 बजे की हैं, जब नीतीश कुमार अपनी भावी टीम के साथ बिहार विधानसभा के भीतर दाखिल हो रहे थे। विश्वास से भरी मुस्कान और बम्पर जीत का अभिमान नीतीश के चेहरे पर साफ दिखाई दे रहा था। ये तस्वीरें इस बात की गवाही दे रही थी कि बिहार की राजनीति में अगर कुछ निश्चित है तो वो है नीतीश। आप जान लीजिए कि अब पहले से तो अपना राज्य अच्छा बढ़ रहा है और खूब आगे बढ़ेगा। अब पहले वाला सब क्या किया था जी? कोई काम किया था पहले वाला, और उसका जब 5 में हम लोग आए हैं तो 6 से तो हम लोगों ने सब कुछ करना शुरू किया। तो इसीलिए हम तो यही कहेंगे कि अब इस बार तो और ज्यादा विकास हो। पूरे बिहार में एक भूचाल है, एक खुशी का लहर दौड़ रहा है और फिर से 10वीं बार एक ऐसा व्यक्ति जिसका चेहरा सबको प्यारा है। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे, हैं और आज पूरा हो गया, रहेंगे। सबसे पहले आप बुधवार सुबह की ये तस्वीरें देखिए जो जेडीयू विधायकों के बैठक की है। बैठक में ललन सिंह ने नीतीश कुमार को फूलों का गुलदस्ता देकर उनका स्वागत किया। नीतीश के 85 विधायकों ने चुनाव में जीत दर्ज की है और नीतीश कुमार उन तमाम विधायकों से मिल रहे थे। पहले हाथ जोड़कर सबका अभिवादन किया और फिर नई पारी के लिए अपने विधायकों को शुभकामनाओं के साथ संदेश दिया। नीतीश कुमार जब जीते हुए विधायकों से मिल रहे थे तो उसी दौरान कोमल सिंह उनका पैर छूकर आशीर्वाद लेती हैं। सफेद रंग का सूट पहने और शॉल ओढ़े ये गाय घाट से पहली बार विधायक बनी 30 साल की कोमल सिंह हैं, जिनकी मां वीणा सिंह लोकसभा सांसद हैं और एलजेपी रामविलास के कोटे से जीतकर संसद पहुंची थी। वहीं पिता दिनेश प्रसाद सिंह जेडीयू कोटे से विधान परिषद के सदस्य हैं। ना खुशी बिहार वासियों को इस बात का है कि पुनः बिहार का कमान हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी संभालने जा रहे हैं। उस खुशी में महिलाओं को और भी ज्यादा खुशी है कि इस बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी होने जा रहे हैं, क्योंकि महिलाओं को आगे बढ़ाने का काम हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी करेंगे। बिहार की राजनीति में बुधवार की सुबह बहुत खास रही, क्योंकि एक तरफ नीतीश कुमार को जेडीयू विधायक दल का नेता चुना जा रहा था तो दूसरी तरफ पटना में बीजेपी विधायक दल की बैठक में सम्राट चौधरी को नेता
और विजय सिन्हा को उपनेता चुना गया था। सम्राट चौधरी को पहले मिथिला का पाग पहनाया गया और फिर माला और गुलदस्ता से उनका सम्मान किया गया। नेतृत्व को बहुत बहुत धन्यवाद और सभी विधायकों को धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने लगातार दूसरी बार मौका दिया है पार्टी का नेतृत्व करने का और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के सपने को बिहार में जन जन तक पहुंचाने का काम किया जाए। गौरतलब है कि सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा पिछले कार्यकाल में भी डिप्टी सीएम थे और दोनों को दोबारा उनके पदों पर बरकरार रखा गया है। माना जा रहा है कि इस जोड़ी ने बीजेपी को बिहार में भारी जीत दिलाई है और इसीलिए इस विनिंग कॉम्बिनेशन को छेड़ा नहीं गया है। सम्राट चौधरी जी को नेता और विजय सिन्हा जी को उपनेता का चयन किया है, विकसित बिहार के सपना को पूरा करना है। बहुत बहुत बधाई दोनों नेता को, माननीय सम्राट चौधरी, माननीय विजय सिन्हा को। दोनों फिट भी हैं और आने वाले समय में हिट भी होंगे। और यह जीत का भारतीय जनता पार्टी के नाते चौका है। हरियाणा, महाराष्ट्र, दिल्ली, अब बिहार आगे के लिए तैयार। दरअसल सम्राट चौधरी कुशवाहा समुदाय यानी ओबीसी वर्ग से आते हैं, जबकि विजय सिन्हा भूमिहार समाज से ताल्लुक रखते हैं। सम्राट चौधरी को डिप्टी सीएम बनाकर बीजेपी ने एक ओबीसी नेता को आगे किया है, क्योंकि कुशवाहा जाति बिहार में यादवों के बाद सबसे बड़ी ओबीसी जातियों में से एक है और ये वर्ग पारंपरिक रूप से नीतीश कुमार के वोट बैंक का हिस्सा रहा है। सम्राट चौधरी को आगे रखकर बीजेपी ओबीसी वोट बैंक को अपने साथ जोड़े रखना चाहती है। बीजेपी आगे की प्लानिंग कर रही है, लेकिन सच्चाई यह है कि नीतीश कुमार का कोई विकल्प फिलहाल एनडीए के पास नहीं है और बनता हुआ दिख भी नहीं रहा है। 2025 में नीतीश को जिस तरह की जीत मिली है, उसने ये संदेश भी दे दिया है कि वो किसी भी मोर्चे पर बैकफुट पर नहीं दिखने वाले हैं। तस्वीरें एनडीए विधायक दल की बैठक की हैं, जहां बीजेपी, जेडीयू, जीतन राम मांझी की हम, चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा यानी तमाम घटक दलों ने मिलकर 2025 के लिए नीतीश को अपना नेता चुना है। तो यही कहेंगे कि सब लोग मिल करके एकदम बिल्कुल हर जगह के लिए कहिए और सब लोग मिल करके पूरा करेंगे। और केंद्र का जो सहयोग हो रहा है उनके चलते तो और भी ज्यादा होने वाला है। तो ये सब मिल करके बहुत आगे बढ़ने वाला है। नीतीश कुमार जी फिर से हमारे मुख्यमंत्री के रूप में हम लोग के लिए, बिहार के लिए बहुत बड़ा है। एनडीए के लिए इसके साथ ही 10वीं बार नीतीश की शपथ का रास्ता साफ हो गया। कल शपथ के बाद इस बात को पूरा प्रयास किया जाएगा कि जो वादे हम लोगों ने संकल्प पत्र में किए हैं, एक एक करके जल्द से जल्द उन वादों पर हमारी एनडीए की सरकार खरा उतरेगी। विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद नीतीश कुमार जब बाहर निकले तो मीडिया से बात तो नहीं की, लेकिन उनका हंसता हुआ चेहरा बता रहा था कि ये पल और खुशी कितनी खास है। विधायक दल का नेता चुने जाने के कुछ देर बाद नीतीश कुमार सीधे राजभवन रवाना हुए और इस्तीफा देने के बाद नई सरकार के गठन के लिए विधायकों की समर्थन की चिट्ठी राज्यपाल को सौंप दी। अब इंतजार गुरुवार सुबह का है, जब पटना के गांधी मैदान में नीतीश कुमार 10वीं बार बिहार के सीएम पद की शपथ लेंगे। सबसे पहले मैं वो मंच दिखाना चाहूंगी जिस मंच से नीतीश कुमार सीएम पद की शपथ लेंगे और ये तैयारियों की तस्वीर है जो मैं आपको इस वक्त दिखा रही हूँ, किस तरीके से पंडाल जो है वो बन रहा है और तैयारियां चल रही हैं। इसके अलावा गांधी मैदान साक्षी बनेगा। तकरीबन 1 लाख से ज़्यादा लोग यहाँ पहुँचेंगे जब नीतीश कुमार शपथ लेंगे, देखने के लिए शपथ ग्रहण समारोह के लिए। बड़ी बात यह है कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इसके अलावा 10 अलग अलग राज्यों के सीएम भी शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए पहुंचेंगे। पटना के गांधी मैदान में पंडाल से लेकर कुर्सियां सजाई जा रही हैं। ये मौका कितना खास है उसे इस बात से समझिए कि पहली बार बिहार के शपथ ग्रहण समारोह में पीएम मोदी शामिल होने जा रहे हैं। 10वीं बार
नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री के तौर पे शपथ लेंगे, प्रधानमंत्री जी मौजूद रहेंगे और बिहार में नई सरकार बनेगी। तस्वीरें मंगलवार की हैं जब गांधी मैदान में शपथ ग्रहण की तैयारियों का जायजा लेने के लिए नीतीश कुमार खुद ही पहुंच गए थे। नीतीश कुमार के साथ डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और मुख्य सचिव समेत कई अधिकारी निरीक्षण स्थल पर पहुंचे थे। ये पटना का वही गांधी मैदान है जहां साल 2015 में नीतीश कुमार ने आखिरी बार शपथ ली थी। नीतीश कुमार सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। गांधी मैदान में 10 साल पहले साल 2015 में शपथ इसलिए हुई थी क्योंकि इसके बाद 2017, 2020, 2022 और 2024 में नीतीश कुमार की शपथ राजभवन के भीतर ही हुई थी। नीतीश कुमार सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। साल 2020 में बिहार में एनडीए की सरकार बनी थी, लेकिन कोरोना होने की वजह से शपथ समारोह राजभवन में ही हुआ था और इसलिए मोदी भी शामिल नहीं हुए थे। लेकिन 2025 में नीतीश की शपथ के साक्षी बनने के लिए मोदी भी गुरुवार को पटना के गांधी मैदान में मौजूद रहेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी कल गांधी मैदान में आ रहे हैं। काफ़ी आकर्षक कार्यक्रम है, बहुत लोग आएंगे और उनका भाषण सुनेंगे, उनकी बात को सुनेंगे, उनका आशीर्वाद उनको देगा, लोग फिर देने का काम करेंगे। बहुत उत्साह है लोगों में। जेडीयू बम्पर जीत के बाद फुल कॉन्फिडेंस में है और दावा कर रही है कि जेडीयू के मंत्री भी इस बार पहले से ज्यादा होंगे। इस बार हमारी संख्या दोहरी हुई है, लिहाजा हमारा मंत्रिमंडल में जो प्रतिनिधित्व है वो भी बढ़ेगा, इसमें तो राय नहीं। सभी घटक दल इस राय के हैं कि महिलाओं को प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए। उनके इफेक्टिव मतदान की वजह से ये संभव है। 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में ये पहली बार हुआ था जब बीजेपी और नीतीश के बीच सीटों का बंटवारा बराबरी का हुआ। दोनों ही 101 सीटों पर चुनाव लड़े थे। चुनाव से पहले नीतीश कुमार को एनडीए की कमजोर कड़ी कहा जा रहा था, लेकिन 5वीं बार बिहार ने नीतीश के हाथ में कमान सौंप दी। देश की राजनीति में ऐसा कम ही होता है जब कोई राजनेता इतने लंबे वक्त तक बहुमत के साथ सत्ता में वापसी करता रहे। लेकिन नीतीश कुमार के बिहार की सत्ता के सबसे अहम खिलाड़ी बनने का यह सिलसिला साल 2000 में शुरू हुआ था, जब नीतीश कुमार को सिर्फ 7 दिन के बाद बिहार के सीएम की कुर्सी छोड़नी पड़ी थी। ऐसे मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के उचित निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो। अन्य अवस्था में तस्वीरें 25 साल पहले साल 2000 की हैं, जब नीतीश कुमार बिहार के सीएम पद की शपथ ले रहे थे और बाहर लालू यादव की पार्टी आरजेडी इसका विरोध कर रही थी। पहाड़ टूट रहा था क्या? ये जानते थे कि इसको माइनॉरिटी में ओथ जबरदस्ती करा दो ताकि तोड़ फोड़ करने का मौका मिले। ये तो गला घोटा गया है। दरअसल हुआ ये था कि साल 2000 के बिहार विधानसभा चुनाव में किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला था। 324 में से 124 सीटें हासिल करके आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी बनी थी, लेकिन बहुमत के लिए जरूरी 163 के आंकड़े से बहुत दूर थी। इस बीच नीतीश कुमार ने बहुमत का दावा पेश करते हुए सीएम पद की शपथ ले ली थी। इन सब लोगों का लिखित समर्थन दिया है और अभी एक और पार्टी की तरफ से पत्र उसके बाद आ गया है, फिर और निर्दलीय लोगों का समर्थन भी प्राप्त हो गया है। जश्न मनाया गया, मिठाई खिलाई गई, लेकिन नीतीश कुमार बहुमत साबित नहीं कर पाए थे और 7 दिन बाद उन्हें इस्तीफा देना पड़ा था। 7 दिन का एम्बैरेसमेंट मेरा इसलिए हुआ कि कांग्रेस पार्टी ने समय के पहले तय नहीं किया था। अगर वो पहले ही आरजेडी को सपोर्ट घोषित किए होते तो उनकी संख्या ज्यादा होती तो वो सरकार बनाते। हमको 7 दिन के लिए वो जो बार बार कहा जाता है वो एम्बैरेसमेंट से हम बच जाते।
इसके बाद लालू यादव बहुमत जुटाने में सफल हुए और साल 2000 में राबड़ी देवी बिहार की सीएम बन गई थी। राबड़ी ने बतौर बिहार के सीएम शपथ ली थी क्योंकि चारा घोटाले की वजह से लालू सीएम नहीं बन सकते थे। और फिर आया साल 2005 जब बीजेपी और जेडीयू गठबंधन ने विधानसभा चुनाव लड़ा। वैसे इस पूरी कहानी में दिलचस्प बात यह है कि बीजेपी नीतीश को सीएम फेस बनाने के लिए तैयार थी, लेकिन उनकी अपनी पार्टी जेडीयू इसके खिलाफ थी। आडवाणी जी ने अरुण जेटली को यह जिम्मा सौंपा था कि नीतीश के नाम पर जेडीयू को तैयार किया जाए और फिर अरुण जेटली और जॉर्ज फर्नांडिस की लंबी बैठक के बाद नीतीश के नाम पर सहमति बनी थी। सिद्धांत से तो कोई समझौता आज की तारीख तक नहीं किया है और आगे भी नहीं करेंगे। साल 2005 में नीतीश कुमार ने बिहार के सीएम के तौर पर कमान संभाली थी। किस्सा तो ये भी है कि नीतीश कुमार ने अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि वो बिहार में कानून का राज लागू करेंगे, तो कुछ पत्रकारों की हंसी छूट गई थी। लेकिन नीतीश ने न सिर्फ अपराध पर शिकंजा कसा, बल्कि सड़क से लेकर बिजली और शिक्षा तक के लिए बहुत काम किया। साल 2006 में नीतीश ने कक्षा 9 की छात्रों को साइकिल बांटने की योजना शुरू की थी। स्कूली छात्राओं को साइकिल खरीदने के लिए 2000 रुपए दिए जाते थे। इस योजना की वजह से साल 2006 से 2014 तक स्कूली छात्राओं के बीच स्कूल छोड़ने की दर में भारी गिरावट दर्ज की गई थी। 2006 के पहले यानी लालू राज तक ये दर 17.6% थी, जो साल 2014 में घटकर 5.7% तक रह गई थी। ऐसा सुंदर बिहार बनेगा, एक समय आएगा कि बाहर के लोग बिहार में काम तलाशने आएंगे, ऐसा बिहार बनेगा। और अब ताजा तस्वीर ये है कि साल 2005 से लेकर अब तक नीतीश कुमार ने भले ही बार बार पलटी मारी हो, कभी एनडीए तो कभी महागठबंधन का दामन थामा हो, लेकिन बिहार ने नीतीश का साथ नहीं छोड़ा। नीतीश पर पलटू का टैग तो लगा, लेकिन अपने काम से वो बिहार में सुशासन बाबू की छवि को हासिल करने में कामयाब भी रहे।